नमस्कार। राम राम। आज विनायक दामोदर सावरकर की पुण्यतिथि है। 26 फरवरी 1966 को उन्होंने अपनी देह का त्याग किया था। बहुत सारे लोग जो उनके बारे में अनर्गल बोलते हैं, अनर्गल प्रलाप करते हैं, उन्हें माफ़ी वीर कह करके संबोधित करते हैं। और पार्टी विशेष की विचारधारा के जो फॉलोअर्स हैं उनके द्वारा तो ये कहा ही जाता है। उनमें से अधिकांश लोग 70-80-90% तक इस बात से सर्वथा अनभिज्ञ हैं कि सावरकर की मृत्यु कैसे हुई थी। यह जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इससे आप बहुत कुछ पता कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति के बारे में। सावरकर ने 1 फरवरी 1966 को अन्न, जल और दवा का त्याग कर दिया था। उन्होंने कहा कि इस जीवन में जो मेरा जीवन का उद्देश्य था वह जो है अब इस अवस्था में रहते हुए प्राप्त नहीं किया जा सकता है, पूरा नहीं किया जा सकता है। इस जीवन की सार्थकता जो है एक तरह से समाप्त तो खत्म हो गई, क्योंकि मैं अब देश के लिए कुछ भी कर नहीं सकता इस शरीर से, और इस अवस्था में मैं देश को कुछ नहीं दे सकता। इसलिए अच्छा है कि मैं अपने जीवन को समाप्त करूं। तब उन्होंने अनशन किया और 26 दिनों के अनशन के बाद अपने प्राण त्यागे। अब आप मुझे बताइए कि कोई कमज़ोर व्यक्ति इस तरह का अनशन कर सकता है, वह भी वृद्धावस्था में। गांधी जी के अनशन का बहुत प्रचार किया जाता है। एक समय ऐसा मान लिया गया था इस देश में कि अनशन मतलब गांधी जी होता है। हमने सबने बचपन में यही पढ़ा था। हमने कभी जानते भी नहीं थे कि सावरकर ने इस तरह से अपनी देह का त्याग किया था। लेकिन यह घटना इस सत्य को उद्घाटित करने के लिए पर्याप्त है कि उनमें एक प्रचंड आत्मबल था। हम सब ने जतीन दास के बारे में सुना है। जतीन दास ने जेल में 63 दिनों का अनशन करके अपनी देह का त्याग किया था। लेकिन जतीन दास और सावरकर में एक बड़ा अंतर है। वह अंतर है आयु का। जतीन दास युवा थे, अत्यंत ही युवा, 24-25 वर्ष के क्रांतिकारी थे, और सावरकर 80 पार के थे। इसलिए आप कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति जो बूढ़ा हो गया है, शरीर से वैसे ही जर्जर है, उसके लिए अन्न जल का त्याग कर देना और यह कहना कि मैं प्रायोपवेश कर रहा हूँ, आत्मार्पण उन्होंने कहा था। एक लेख लिख करके यह कहा था कि ये जो है आत्महत्या नहीं है, आत्मार्पण है। मैं स्वयं को अर्पित कर रहा हूँ, इस देश को, अपने जीवन को अर्पित कर रहा हूँ। ये घटना कोई भी देशभक्त व्यक्ति के लिए यह बताने के लिए पर्याप्त है कि वे कितने बड़े, कितने महान और ऊंचे व्यक्ति थे। विडंबना देखिए कि जब सावरकर की मृत्यु हुई तब महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी या केंद्र सरकार के किसी भी व्यक्ति ने कोई शोक संवेदना तक आधिकारिक रूप से प्रकट नहीं की थी। किसी मंत्री ने कोई श्रद्धांजलि नहीं दी। इसलिए आप इन घटनाओं को बहुत पीछे जाकर के देख सकते हैं। जो संस्कृति पनपाई है पार्टी विशेष के नेताओं ने, और आज हम जिस तरह की उच्छृंखलता और अभद्रता उनके नेताओं में देखते हैं, वह कोई नई बात नहीं है, वह पुराना चलन है। ये संस्कृति है, ये नेहरू जी के समय की संस्कृति है। और 1964 में जब नेहरू जी का निधन हुआ, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री मरे, तब पहली बार सावरकर के लिए कुछ किया गया था सम्मान में। इससे यह भी पता चलता है कि परिवार विशेष के लोगों के अतिरिक्त ही कोई व्यक्ति जो कांग्रेस पार्टी से संबद्ध रहा, कुछ इस तरह से सोचता विचारता रहा है, अन्यथा कोई और नहीं करता है। सावरकर के बारे में बात करते हुए हम बहुत ही कठोर हो जाते हैं और उन्हें माफ़ी वीर कहते हैं। 1910 में उन्हें अंडमान निकोबार भेजा गया था, क्षमा कीजिएगा। काला पानी की सज़ा हुई, 11 वर्ष तक जेल में रहे। उन्हें कठोर सज़ा हुई थी और भीषण यातनाएं उन्हें दी गई थीं। जो लोग माफ़ी वीर कहते हैं, उनसे यह पूछा जाना चाहिए कि कांग्रेस के किस बड़े नेता ने इसका दशांश भी अपने जीवन में झेला था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और जो बड़े नेता थे वे स्वयं कहा करते थे कि गांधी जी और नेहरू जी जैसे लोगों को जब नज़रबंद किया जाता था या जेल में भेजा जाता था तो वो एक तरह से 4 स्टार व्यवस्था होती थी। उन्हें अपने ठिकाने से उठा करके सरकारी ठिकाने में बंद कर दिया जाता था, कह दिया जाता था कि जेल है ये। लेकिन उनके लिए सारी सुविधाएं वहाँ उपलब्ध होती थीं। क्या वैसी सुविधाएं सावरकर को दी गई थीं?
वे जेल में रहे 11 वर्ष और निरंतर संघर्षरत रहे, क्योंकि काला पानी की सज़ा जिन्हें हो जाती थी उन्हें उनका जीवन जो है एक तरह से समाप्त मान लिया जाता था कि दोयम तीसरे दर्जे का भोजन दिया जाता था, जानवरों से भी बदतर, और यातनाएं तो दी ही जाती थीं। तब सावरकर ने वहाँ लड़ते हुए जो है कैदियों के जीवन में सुधार के लिए निरंतर उन सबसे संघर्ष किया, आंदोलन किया और उनकी बेहतरी जो है सुनिश्चित की। यह भी सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि वे भीषण योद्धा थे, एक ऐसे क्रांतिकारी थे जो जीवन भर संघर्षरत रहे। 1921 में जब उन्हें छुट्टी मिली वहाँ से, तब भी उन्हें छुट्टी नहीं मिली, क्योंकि 3 वर्ष फिर उन्हें रत्नागिरी जेल में रखा गया था। और उसके बाद जब वे रिहा हुए तब उन्होंने अपना जीवन हिंदुत्व के लिए लगाया और एक पत्रकार के रूप में, एक कवि के रूप में, एक लेखक के रूप में निरंतर इस देश को, इस समाज को देते रहे। उन्होंने कितने क्रांतिकारियों को प्रभावित किया, जिसकी सूची बहुत लंबी है, मदन लाल ढींगड़ा से लेकर के भगत सिंह तक। उनकी जो पहली पुस्तक थी इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उस पर प्रतिबंध लगा दिया था उसी समय अंग्रेज़ों ने, और जो उसकी चोरी छिपी प्रतियां भारत में आ गई थी, उन प्रतियों को पढ़ने के लिए क्रांतिकारी प्रेरित करते थे स्वयं भगत सिंह जैसे लोग। समझने वाली बात यह है कि सावरकर को अंग्रेज़ों ने सबसे खतरनाक व्यक्ति के रूप में लेबल लगाया था, मोस्ट डेंजरस। अब आप समझिए कि जिस व्यक्ति के लिए मोस्ट डेंजरस शब्द का प्रयोग किया जाता हो, वह भला कमज़ोर व्यक्ति कैसे हो सकता है। और जिस घटना का मैंने उल्लेख किया अपने शुरुआती शब्दों में कि उन्होंने कैसे अपनी देह का त्याग किया, वह ये बताने के लिए पर्याप्त है कि उनका आत्मबल कैसा था। वह एक तपस्वी, एक योद्धा का आत्मबल था। एक साधारण व्यक्ति इस तरह से अन्न जल का त्याग करके अपने प्राणोत्सर्ग नहीं करता है। ये बहुत साधारण सी समझने वाली बात है। इसलिए सावरकर के बारे में जब हम कुछ विचार बनाते हैं, तब हमें समग्रता में देखना होता है कि उस व्यक्ति ने क्या किया, कितना भोगा, कितनी यातनाएं सही, कितने कष्ट सहे। सावरकर का पूरा परिवार एक तरह से छिन्न भिन्न हो गया। वे घर से समृद्ध थे, लेकिन बचपन से ही क्रांतिकारिता उनमें भरी हुई थी, और ये तो उनके स्कूल और कॉलेज के दिनों में ही दिखने लगी थी। तभी से जो है समस्याएं खड़ी होने लगी। भाई थे, वो सब भी जेल में सड़ते रहे, भाभी की मृत्यु हो गई, बेटा मर गया, धन संपदा से विहीन हो गए। एक तरह से पूरा उनका जीवन जो था वो यातनाओं से और संघर्षों से भरा रहा, लेकिन हम छूटते ही उन्हें माफ़ी वीर कह देते हैं। यह केवल यही सिद्ध करता है कि हम में कोई गरिमा नहीं है, हम में कोई संस्कार नहीं है। अगर वैसा रहा होता तो हम कभी भी उनके लिए माफ़ी वीर शब्द का प्रयोग नहीं करते। कौन उस ताप का अनुभव कर सकता है, कौन उस कष्ट को अनुभव कर सकता है जो सावरकर ने भोगा था। और सावरकर क्यों इतने बड़े बड़े क्रांतिकारियों के आदर्श बने रहे जीवन भर। एक पत्रकार के रूप में, एक कवि के रूप में, एक लेखक के रूप में उनका जीवन आज भी आदर से देखा जाता है, और महाराष्ट्र में सभी लोग उन्हें प्रेम और आदर से देखते हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है, जो होगा वह अभागा ही होगा जो उनके बारे में अनर्गल बोलता है। इसलिए सावरकर को हमें समग्रता में देखना चाहिए और तब विचार करना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं, हमारे क्या ओपिनियंस हैं उनके बारे में। सावरकर की पुण्यतिथि पर इसलिए मैंने यह वीडियो बनाना आवश्यक समझा, क्योंकि उनके बारे में लोग जानते नहीं हैं। बस एक शब्द को प्रचलित कर दिया गया है दुर्भाग्य से, और लोग जो उनके विरोध में खड़े रहते हैं और विचारधारा विशेष के अनुगामी होते हैं, उसी शब्द को पकड़ करके बोलते रहते हैं। इसलिए उन्हें थोड़ा पढ़ना चाहिए और जान लेना चाहिए, कम से कम कुछ और न सही इसी सत्य की पड़ताल कर लेनी चाहिए कि सावरकर की मृत्यु कैसे हुई थी। आप अपनी टिप्पणियाँ इस पर अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।